ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री काशी विश्वनाथ धाम में तड़के 2 मंजिला भवन गिरने से 2 मजदूरों की हुई मौत, वहीं 7 मजदूर हुए घायल। फूलपुर थाना अंतर्गत बाइक सवार बदमाशों ने ग्राम प्रधान के भाई को मारी गोली। अचानक हुई बरसात से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से मिली राहत, वहीं दूसरी ओर शहर के कई स्थानों पर पेड़ गिरने सहित अन्य घटनाओं से लोग हुए परेशान। और काशी पत्रकार संघ द्वारा पत्रकारों व उनके परिजनों हेतु पराड़कर भवन में लगाया गया कोविड टीकाकरण शिविर। और अब खबरें विस्तार से। श्री काशी विश्वनाथ धाम में तड़के 2 मंजिला भवन गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 7 मजदूर घायल हो गए। मंगलवार को वाराणसी में बड़ा हादसा हो गया। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम में तड़के 2 मंजिला भवन गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि घटना में 7 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में घायल सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक भोर करीब 3:30 बजे कॉरिडोर परिसर स्थित 2 मंजिला भवन, जिसमें अस्थायी रूप से कॉरिडोर के निर्माण में लगे मजदूर रहते हैं, वह अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मची तो अफसरों के साथ पुलिस और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और मजदूरों को निकाला गया। वहीं शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा मंडलायुक्त से इस बाबत वार्ता की गई। उनके द्वारा भवन गिरने और मजदूरों के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही मजदूरों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई और सभी घायल मजदूरों को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने तथा मृतकों के परिवार की पूरी सहायता करने के निर्देश दिए गए। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि उनके कार्यालय से इस बारे में कोई भी मदद की आवश्यकता हो तो उसे भी उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर साहब, आज ये जो घटना हुई, कितने लोग एक्सपायर किए, कौन लोग हैं, क्या है मामला पूरा? ये जो सुबह एक भवन गिरने से उसके नीचे लोग दबे थे, तो 2 लोग ब्रॉड डेड आए हैं और बाकी 5 लोग और भी आए थे, जिसमें से कि 4 को मामूली चोटें थी, जिनका कि इलाज करके उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। एक मरीज़ को है, उसका एक्सरे वगैरह कराना है, पैर में, दाहिने पैर में चोट है उसके, तो उसका एक्सरे वगैरह करा करके देखेंगे, जैसी इसकी कंडीशन होगी उसके हिसाब से आगे का निर्णय करेंगे। तो इसकी स्थिति कैसी है जिसका? ये ठीक है, खाली एक एहतियातन, चूँकि पैर में चोट है तो एक इनको रोक लिया है कि इनका एक्सरे करके देख लेते हैं, एक अल्ट्रासाउंड भी कर लेंगे ताकि किसी भी संभावना को रूल आउट किया जा सके और फिर जैसा होगा उसके हिसाब से इनका आगे का जो लोग आए थे वो एक्सपायर, जो 2 लोग एक्सपायर किए यहाँ किए या रास्ते में एक्सपायर? नहीं, ब्रॉड डेड थे वो, जब आए थे तो एक्सपायर थे वो। कैसे घटना हुई, क्या हुआ था पूरा मामला? जब हम रात में सो रहे थे तो मेरे पापा नाइट करके आ रहा था, आने के बाद मेरे को हाक मारा, मेरे को नहीं हाक मारा था, बस आके सोया था। बस रात 2:30 बजे 3 बजे घटना हुआ। कहाँ सोए थे आप लोग? बंगाल से। बंगाल से नहीं, सोए कहाँ पे थे? सोए थे मकान में। क्या वहीं हमेशा रहते थे आप लोग? हाँ। क्या घटना हुई? घटना हुआ तो सर रात 2 बजे 2:30 बजे उन लोग नाइट करके आया, तो गर्मी लगा तो जाकर सो गया। उधर लाइब्रेरी में सोता है, मगर जाकर नाइट में आकर उधर सो गया, गर्मी लग रहा था। कहाँ सोया? वो जो मकान गिरा ना, वहीं पर जाकर सो गया। उन लोग को मालूम नहीं है कि गिर जाएगा, रोज ही सोता है उधर, मगर आज घटना हो गया, कुछ करने का नहीं। उसमें 10 लोग आए थे। सबको चोट आई है? सबको चोट लगा है हल्का हल्का, मगर 2 का डेथ हो गया। अच्छा, तो क्या नाम है उन लोग का? उन लोग का इबादुल्ला एक का और एक का नाम क्या है, बाकी का छुट्टी हो गया है। बस 2 ही लोग डेथ हो गया है। उन लोगों की इसका ज़्यादा चोट लग गया है, इसलिए इधर है। फूलपुर थाना अंतर्गत बाइक सवार बदमाशों ने ग्राम प्रधान के भाई को गोली मार दी। फूलपुर थाने के गजोखर गांव के ग्राम प्रधान के भाई को मंगलवार की सुबह बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गोली की आवाज से हड़कंप मच गया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची फूलपुर पुलिस ने घायल व्यक्ति को निजी अस्पताल भिजवाया, जहां से चिकित्सकों ने बीएचयू रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्राम प्रधान विनोद पाल के भाई संतोष पाल सुबह खेत में खाद डालने गए थे।
पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। एक गोली संतोष के पंजे से आर पार हो गई, एक बाएं कंधे के नीचे बाह में लगी जिससे वो घायल हो गए। तीसरी गोली उनके सिर के ऊपर से चली गई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग भागकर घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे सीओ पिंडरा अभिषेक कुमार पांडे ने बताया कि वारदात की वजह प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश सामने आई है। पुलिस हर पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच में जुटी हुई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर प्रकरण में आगे की कार्रवाई होगी। बदमाशों की धरपकड़ के लिए फूलपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस की 2 टीमें गठित की गई हैं। राजेश पाल ने बताया कि एक व्यक्ति से पुरानी रंजिश में मुकदमा चल रहा है। घायल संतोष पाल रिटायर्ड फौजी व ग्राम प्रधान के बड़े भाई हैं। बाइक सवार नकाबपोश 2 बदमाशों में से एक ने पिस्टल से 3 राउंड फायरिंग की थी। ये बजोफर गाँव पड़ता है फूलपुर थाना क्षेत्र में। वहाँ पे संतोष पाल हैं, आर्मी से ये रिटायर्ड हैं। इन्होंने सवेरे सूचना दी कि 2 लोग आए और इनको गोली मार दी। इस पर इनके भाई की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विवेचना की जा रही है। इन्होंने 2 लोगों को बताया है कि उन्होंने रंजिश में गोली चलवाई है। गोली चलाने वाले को जानते नहीं, लेकिन इनका कहना है एक व्यक्ति को चेहरे से पहचान ली है। इस पर हम लोग अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और भी जो तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर विवेचना की जाएगी। सर, पहले से इन्होंने कोई रंजिश की तहरीर दे रखी थी? अभी तहरीर हम लोग जानकारी में नहीं है। यहाँ पर जरूर बता रहे हैं कि इन सब एक मुकदमा इनका चल रहा है 2003 का। एक जिसको नामजद कर रहे हैं, वो भूतपूर्व प्रधान है दोनों लोग, तो उनको नामजद कर रहे हैं। तो क्या मुकदमा है और इनका कहना है कि जजमेंट भी आने वाला था, तो उस एंगल पे भी हम लोग छानबीन करेंगे। कमलेश जी, ये कौन है आपके? ये मेरे गांव के ही बगल के ही हैं, घर के। हाँ, ये जो सुबह 6:30 बजे की घटना है और इन्होंने खाद लेके गया था अपना, गोबर का खाद मतलब घर से लेके फेंकने के लिए खेत में। उसी समय की है। तो कुछ लोग आए, 2 लोग थे गाड़ी पे और उन्होंने मतलब फायरिंग किया, जो कि 3 फायरिंग की है इनके ऊपर। एक तो निकल गया है, दूसरा जो कि एक बाएं हाथ में लगा है, एक दाहिने में लगा है, जो कि गोली धसी हुई है अभी। एक बाएं वाला जो कि हाथ से निकल के बाहर चला गया है। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? वजह प्रधानी रंजिश बता रहे हैं, जिनको गोली लगी हुई है संतोष जी को, वो बता रहे हैं प्रधानी रंजिश है। और उन्होंने जो भी है पुलिस को मतलब अपना सूचित कर दिया है हर चीज़ को। यही रंजिश है इसमें। अचानक हुई तेज बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर शहर के कई स्थानों पर पेड़ गिरने सहित अन्य घटनाओं से लोग परेशान हो गए हैं। भीषण गर्मी और उमस के बाद मंगलवार को मौसम ने अपना रुख बदला और गरज चमक के साथ जमकर बारिश हुई। इस दौरान तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया। मौसम बदलने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। वहीं बारिश के चलते जहां लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली, तो वहीं कई जगह पर पेड़ गिरने व अन्य घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। इसी कड़ी में औरंगाबाद क्षेत्र में विशाल पीपल का पेड़ अचानक गिर गया। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने से लोग परेशान हो गए। हालांकि पेड़ गिरने से कोई बड़ी घटना नहीं हुई। वहीं औरंगाबाद पुलिस चौकी के पास क्षेत्रीय नागरिक सड़क पर बैठ गए और लोगों का कहना था कि एक पेड़ जो बुरी तरह से टेढ़ा होकर कुछ घरों से सट गया है, जो किसी भी दिन बड़े हादसे का सबब बन सकता है। उसी पेड़ को हटाने की मांग को लेकर हम सड़क पर बैठे हैं। ये लक्सा थाना अंतर्गत है, औरंगाबाद चौकी है। वहाँ पे एक विशाल पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पीपर का सॉरी, और इसका शिकायत नगर निगम को किया गया रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण आज आंधी तूफान आने से पूरा पेड़ जमीन पे छोड़ दिया है और 3-4 मकानें क्षतिग्रस्त कर दी है। क्या मौके पे क्या थाना प्रभारी कोई मौजूद है? मौके पे भी हमारे थाना अध्यक्ष जी आए थे, आगे देख के गए हैं यहाँ से, और नगर निगम से अभी तक कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई अभी तक नहीं आया। तो आप क्या अपील करते हैं नगर आयुक्त से? नगर आयुक्त से कहते हैं जल्द से जल्द निस्तारण हो और जिसका मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उसको मुआवजा दिया जाए, इसलिए कि पहले भी नगर निगम में इसका शिकायत जा चुका है, लेकिन नगर निगम की लापरवाही से ही ये पूरा आज। इसी कड़ी में पिशाच मोचन पोखरे पर बना अस्थायी यात्री कैंप व दीवार अचानक से गिर गई। वहां के मुन्नालाल पंडा ने बताया कि जब अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, तो यहाँ श्राद्ध कर्म करने वाले सैकड़ों की संख्या में लोग थे। उन्होंने किसी तरह भागकर जान बचाई। वहीं उन्होंने बताया कि दीवार गिर गई है और टेंट पूरी तरह से उड़ गया है, जिसके चलते लाखों का नुकसान हो गया है। गुरुजी, किस तरह का नुकसान हुआ आंधी बवंडर में आज?
जिस समय आनी आया कम से कम 200-250 से कम नहीं उसका तेज था। इतनी तेज आनी आया कि यहाँ श्राद्ध करने वाले भी यात्री बेचारे जान बचा करके भागे। कई लोग तो घायल हो चुके बच्चे, और जो श्राद्ध करते थे वो भी वहाँ से भाग करके यहाँ पर क्या देखिए बैठ करके श्राद्ध कर रहे हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है। जो भी यात्रियों को छाया लगा हुआ था वो सब छाया तहस के नहस हो गया। जान माल को तो खतरा नहीं हुआ, मगर जो छाया था वो एकदम तहस नहस हो गया। तो क्या चाहते हैं आप? अब हम यही चाहते हैं कि इसको फिर अब छाजन नहीं कराएंगे तो यात्रीगण कैसे आएंगे, कैसे अपने माता पिता पितरों को श्राद्ध करेंगे। कुछ यात्री भी मदद कर रहे हैं, कुछ मैं अपने पास से लगाऊंगा। अभी देखिए श्राद्ध करने वाले बैठे हैं, ये खुद उन्होंने अपने तरफ से 200 टीना भेज रहे हैं। तो गुरुजी क्या सरकार मदद नहीं करती है क्या? नहीं, सरकार मदद नहीं करती कि तो हम बनवाते कि तो मित्रगण और यात्रीगण बन देते हैं हमको कि गुरुजी मैं छाया दान कर रहा हूँ, आप इसको इसमें लगवाइए, तो मैं वो करता हूँ। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? ये दीवार वगैरह गिर गया? हाँ, दीवार आगे के गिरा हुआ है। कम से कम पूरी जो टेंट लगाए हुए थे बंगाल के कारीगरों से मिला के सब उड़ गया। कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं बचा है। कितना नुकसान हुआ होगा? कम से कम 4 लाख 5 लाख रुपए का। वहीं पंचक्रोशी से लक्ष्मी मंदिर जाने वाले मार्ग पर बारिश के बाद नगर निगम का जर्जर खंभा सड़क के बीचों बीच गिर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये खंभा नगर निगम का है। इस पर गाजीपुर, सारनाथ सहित अन्य जगह जाने की दूरियां लिखी हुई हैं। ये काफी दिन से नीचे से पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। वहीं लोहे के जर्जर खंभे के गिरने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। उसके सिर पर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत हम लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और आज ये गिर गया। कैसा बोर्ड गिरा है और कोई घायल भी हुआ है क्या? हाँ, घायल हुए हैं। अब उनका बहुत इंजरी लग गया, बहुत चोटें आई है। हेलमेट था कि बच गए, होश में आ गए, नहीं तो एकदम बिल्कुल तुरंत ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो जाते हैं। क्या ये खंभा सड़ा हुआ है? खंभा के जड़ में देख लीजिए वो कैसा मुर्चा खा गया है, कैसा है देख लीजिए उसका शिनाख्त। तेज बारिश आज हुई है, तूफान हुई है, क्या इसकी वजह से ये बोर्ड गिरा हुआ? तेज बारिश तो हो ही रही थी, लेकिन आप देख लीजिए कैसा है स्थिति। खंभे की जड़ की तरफ देख लीजिए। काशी पत्रकार संघ द्वारा पत्रकारों व उनके परिजनों हेतु पराड़कर भवन में कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया। काशी पत्रकार संघ की ओर से पराड़कर भवन में कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 18 वर्ष से ऊपर व 45 वर्ष के ऊपर के पत्रकारों व उनके परिजनों का टीकाकरण हुआ। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों व उनके परिजनों को टीकाकरण से लाभान्वित करना है। इस अवसर पर काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुभाष सिंह, महामंत्री अत्रि भारद्वाज, जितेंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ये हाल ही में प्रदेश शासन ने घोषणा की थी कि पत्रकारों को उनके कार्यस्थल पर या जहां उनका स्थान होगा वहीं पर वो टीकाकरण किया जाएगा। इसी के तहत पिछले दिनों 45 प्लस के लोगों को भी लगा था और अभी 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। आज पहला दिन है। सीएमओ साहब आए थे जिलाधिकारी के निर्देश पर, उन्होंने उसका शुभारंभ कराया और पत्रकार और उनके बच्चों या पत्नी इन लोगों को टीका लगाना शुरू हुआ है और अभी पहले दिन 50 लोगों को टीका लगेगा। फिर अगले दिन जो लोग और सूची में हैं उन्हें भी वैक्सीन। आज पराड़कर भवन में पत्रकारों के लिए और उनके परिवार के सदस्यों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें 18 प्लस और 45 प्लस जितने भी हमारे मेंबर हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। और जैसा सुभाष जी ने बताया कि सीएमओ आए थे, उन्होंने इसका शुभारंभ किया और पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसके मद्देनज़र हम लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन कर रहे हैं और आज 50 लोगों का वैक्सीनेशन 18 प्लस में हो गया है और इसके बाद अब 45 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन होगा और रोज़ 50 लोगों का वैक्सीनेशन होना है। स्लॉट निर्धारित है और अब कल जो है 50 80 प्लस के और 50 45 प्लस के सदस्यों का, उनके परिजनों का वैक्सीनेशन होना है।
कबीरचौरा क्षेत्र की शराब की दुकानों में आबकारी व पुलिस टीम ने सघन जांच की। कबीरचौरा क्षेत्र में देशी व विदेशी शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान टीम को कई खामियां मिली। आबकारी विभाग के अधिकारी अमित सिंह व अपर मजिस्ट्रेट सेकंड महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि चेकिंग के दौरान कई खामियां मिली हैं, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एसीपी अवधेश कुमार पांडे, पियरी चौकी इंचार्ज श्रीमन नारायण सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आबकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से शराब की दुकानों की चेकिंग की जा रही है। किसी भी दशा में कोई भी किसी प्रकार की अनियमितता ना होने पाए, जैसा कि कुछ अन्य जिलों में इस तरह की अनियमितता पाई गई और जिससे लोगों की जानें गई हैं। इसके लिए हम लोग प्रयासरत है। अपने यहाँ की सभी दुकानों की चेकिंग की जा रही है। सर, किन किन चीज़ों की जाँच की गई है? जांच में ये देखा जाता है कि स्टॉक का वेरिफिकेशन किया जाता है। जो इनके बारकोड होते हैं, बारकोड से हम लोग ऐप अपने मोबाइल ऐप से ये देखते हैं कि ये कहाँ की बनी हुई है, कैसी शराब है। इससे बारकोड से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये कहाँ पे बनी थी, कौन होलसेलर है और किस दुकान के लिए ये आई है। तो आज कुछ यहाँ खामियाँ मिली कि नहीं? नहीं, यहाँ पे जो ये हमने बियर की दुकान चेक की गई है और जो ये शराब की दुकान जिसमें फॉरेन लिकर चेक किया गया है, इन दोनों में इन्होंने रेट लिस्ट नहीं लगा रखी है। तो आगे जागरूक के लिए लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी लोग शराब पीते हैं वो अधिकृत दुकानों से ही शराब लें, इधर उधर से शराब न लें। और रेट लिस्ट सभी दुकानों के सामने रेट लिस्ट रहेगी कि कौन सी शराब कितने रुपए में मिल रही है। अभियान दरअसल प्रदेश में गत महीनों से देखा जा रहा है कि जहरीली शराब का कांड बहुत हो रहा है, जिसको मद्देनज़र देखते हुए अवैध शराब का कारोबार ना हो पाए, उसके लिए सारी दुकानों की जांच की जा रही है। तो आज क्या कुछ खामियां पाई गई हैं यहाँ पे जांच की? खामियां छोटी मोटी पाई गई हैं, जिसमें स्टॉक रजिस्टर मतलब ओवर राइटिंग, गलत थोड़ा भरा जाना, ये सब पाई गई है। इस पर कार्रवाई की है? उस पर कार्रवाई जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बारिश के बाद शहर के कई स्थानों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बारिश के बाद कई स्थानों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। शहर के कई स्थानों के साथ ही कमिश्नरेट कार्यालय के समक्ष भी भीषण जलजमाव हो गया। जलजमाव से न सिर्फ यहां आने वाले फरियादियों को परेशानी होती है, बल्कि कमिश्नरेट कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और खुद कर्मचारियों द्वारा ही वैकल्पिक रास्ता निकालकर कार्यालय तक पहुँचने का काम किया जाता है। ना में पुलिस कमिश्नर वाराणसी के कार्यालय में, क्योंकि बरसात आते ही पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में लग जाता है जल जमाव। अभी तक पुलिस कमिश्नर के कार्यालय को रंग रोगन या यूँ कहें डेंटिंग पेंटिंग भी चालू है, लेकिन रोड का ना तो पानी निकालने की निकासी है, ना ही कोई भी सुविधा है। अगर बरसात हो जाती है तो यहाँ पर फरियादियों की फजियत बढ़ जाती है। फरियादी कैसे अपनी फरियाद लेकर किसी भी आला अधिकारी के यहाँ जाए, ये तो आप तस्वीरों में ही देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर लपालप पानी भरा है। ना तो यहाँ पर कोई साइड से जाने का रास्ता है, ना ही कहीं ईंटा पत्थर लगा के लोग जा रहे हैं। ऐसे में फरियादी कैसे अपनी फरियाद लेकर अधिकारी से मिल सकेंगे। KTV के लिए नोमेश श्रीवास्तव, वाराणसी। वहीं नगर निगम की लापरवाही से दिन पर दिन जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में लोग सीवर का गंदा पानी जमा होने की समस्या से जूझ रहे हैं। शिकायत करने पर भी कोई अधिकारी मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है।
ऐसा ही हाल बेनियाबाग तिराहे का है, जहां पर यातायात पुलिस और पियरी चौकी के सिपाही 24 घंटे गंदे पानी में ही ड्यूटी करने को मजबूर हैं। यहां के रहने वाले लोग और राहगीरों को भी इससे काफी परेशानियां हो रही हैं। बाबू अंसारी जी, क्या मामला है और क्या दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं? मामला ये है कि गंदगी करीब 6 महीने से यहाँ पर जो है यहाँ की जनता ने झेला है और झेलती आ रही है। ये गंदगी लापरवाही नगर निगम की है, समझ रहे हैं? कितने दिनों से समस्या ये है? ये समस्या करीब 6 महीने से है। अच्छा, तो क्या अब तक किसी को शिकायत आपने किया या शिकायत देखिए रोज होती है, शिकायत का कोई वो नहीं है। मान लीजिए आज हम कर दिए, कल इसने कर दिया, कल ये कर दिए, शिकायत होती रहती है यहाँ पर और नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है। और किस किस तरह की दिक्कतें यहाँ पे आती हैं? दिक्कत देखिए अभी ये खाना हुआ, अगर आप कैमरा देखेंगे तो दिखेगा आपको। और ये पुलिस ब्रिगेड भी है, यहाँ पुलिस बैठती है, पुलिस को भी गंदगी का सामना करना पड़ता है और यहाँ की जनता को भी गंदगी का सामना करना पड़ता है। अब कोरोना महामारी का समय चल रहा है और देश को साफ सफाई की ज़रूरत है, गंदगी की ज़रूरत नहीं है। तो ये लापरवाही किसकी लगती है? और नगर निगम की लापरवाही है। तो अब तक कई महीने से यहाँ पर ये गंदगी का पानी बह रहा है? 6 महीने से। 6 महीने से। अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। शरीर की सैकड़ों हड्डियां टूटने के बाद भी एक महिला जानवरों और पक्षियों हेतु भोजन उपलब्ध कराती हैं। वाराणसी की एक महिला मानवता की मिसाल कायम कर रही हैं। ये महिला जिनके शरीर की हड्डियां खत्म होने के बावजूद भी कोरोना महामारी को देखते हुए जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस महिला के 2.5 साल की उम्र से बॉडी के पार्ट्स की हड्डियां टूटना शुरू हुई। उनकी मां ने बताया कि उनकी बेटी 30 वर्ष की हो चुकी है और वह स्ट्रेचर पर ही लेटी रहती है। आए दिन शरीर की कोई ना कोई हड्डी टूटती है। इन्होंने एक नई शुरुआत की है जिसमें ये जानवरों और पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था करती हैं। जी, आप उनकी कौन है जो आपके बगल में लेटी हुई स्ट्रेचर? मैं उनकी मम्मी हूँ। आपकी बेटी का नाम? आस्था। आस्था जी की जो आज स्थिति है ये कब से है, कितने वर्षों से है और इसकी परवरिश कौन है? मेरे बच्ची की स्थिति 2.25 साल से ऐसी बनी हुई है। पहला फ्रैक्चर ऐसे हुआ और धीरे 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 आज इस कंडीशन में मेरी बच्ची पहुंची है और उसकी देखभाल मैं ही करती हूँ। देखभाल तो करती है, मगर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आपकी बेटी ने एक नई पहल की शुरुआत की, NGO की, उसको लेकर आपके दिल में बच्ची के लिए आशीर्वाद क्या है? मेरे दिल में यही आशीर्वाद है कि मेरी बच्ची जो भी कर रही है वो अच्छी तरह करे, क्योंकि मेरी बच्ची हमेशा मुझे ये कहती है कि माँ मेरी उम्र 2-4 साल बची है, मुझे सेवा करने दीजिए और मेरी दुआएं उसके साथ हैं। बिल्कुल। मम्मी जी आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर के पास जब लगातार आप दौड़ रही थी, इलाज करवा रही थी, डॉक्टर ने क्या जवाब दिया इस बीमारी को लेकर? सबसे पहले मैं BHO में गई थी, जिस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे डॉक्टर सर्राफ, तो वहाँ मैंने दिखाया बच्ची को, तो उन्होंने कहा कि लाखों में एक बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं, इनको ले जाइए, बचा कर रखिए, जब सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होगी तब ये फ्रैक्चर कम हो जाएंगे। लेकिन मैं कैसे बचा कर रखती जब हड्डियाँ अपने आप टूट रही थी, और मैंने उसी कंडीशन में अपना जीवन और अपनी बच्ची के जीवन को जिया है। और जब मैं और वैसे ही कंडीशन में मैंने इसे हाई स्कूल इंटर कराया, लेकिन जब मैं इंटर पास करा लिया तब मेरी अपनी बच्ची को लेकर मैं फिर डॉक्टर साहब के यहाँ गई BHO में, तो हमने कहा कि कुछ हमें ट्रीटमेंट मत दीजिए, लेकिन कुछ ऐसा करिए कि मेरी तकलीफें कुछ कम हो जाए, बस यही मैं आप लोगों से मांगती हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि आपने तो बहुत अच्छा किया, आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपकी बच्ची अभी तक जिंदा है और आपने बहुत करा लिया कि इंटर पास करा लिया, आखिर आप चाहती क्या है? तो खुद मुझसे पूछने लगी। आस्था जी, जो स्थिति में आज आप यहाँ पे बेड पे हैं, अपने घर पे हैं, इसको लेकर और आज जो आपने एक नया NGO शुरू किया है उसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। जी, ये एक जेनेटिक बीमारी है। ये मुझे ये मुझे जन्म से पहले से ही थी और इस बीमारी में होता यह है कि फ्रैक्चर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा कि बच्चे का सर्वाइव नहीं हो पाता और हड्डियाँ अपने आप टेढ़ी होती जाती हैं। इसके अलावा मैंने अपना जैसे कि इस बीमारी को कब से मतलब आपको लगा, महसूस हुआ या आपकी माँ को महसूस हुआ, और आज कितनी उम्र हो गई है इस बीमारी को लेकर? इस बीमारी को मैं जन्म से इसके साथ संघर्ष कर रही हूँ और इसकी शुरुआत मुझे, ये बीमारी है इसका पता मुझे 2.25 साल पहले चला और
डॉक्टर्स ने मुझे इसे 4 साल की उम्र में डायग्नोज किया कि मुझे ये बीमारी है। डॉक्टर की जो सलाह थी उसके बाद डॉक्टर की तरफ से कुछ आपको रिस्पांस मिला कि आप सही भी हो सकती हैं? नहीं सर, बचपन से ही डॉक्टर्स ने कहा कि देखो मेरी मॉम को कहा गया कि मैम इसका कहीं कोई इलाज नहीं है, आप इसको बस एक बार एम्स में ले जा करके दिल्ली दिखाइए। तो एम्स में गई आप डॉक्टर के पास? जी नहीं सर। नहीं गई, तो आप घर पे ही हो? जी। तो आज जो नया एनजीओ आप शुरू कर रही हैं उसको लेकर हम जानना चाहते हैं। सर ये एनजीओ मैंने अपने पर्यावरण की जागरूकता के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए और एनिमल्स पर हो रहे क्रूरता अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बनाया है। लोगों को उनके बारे में भी जागरूक करने के लिए बनाया है कि हम सभी को साथ मिलकर रहना चाहिए। मारवाड़ी युवा मंच काशी द्वारा फेरी पटरी व्यवसायियों में अनाज वितरित किया गया। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा कोविड महामारी में अति निम्न आय वर्ग के लोग जैसे रिक्शा, ठेला चालक, बुनकर, नाविक व अन्य गरीब एवं असहायों की सहायता के लिए 4 चरणों में कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है, जिसके तीसरे चरण में इंग्लिशिया लाइन स्थित जवाहरलाल नेहरू मार्केट में रोडवेज चौकी इंचार्ज रिजवान बेग की अध्यक्षता में फेरी पटरी व्यवसायियों में सूखे राशन के पैकेट का वितरण किया गया तथा लगभग 30 लोगों को इससे लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष पंकज टेकरीवाल, उपाध्यक्ष ईशांक शाह, सचिव सीए राज के अग्रवाल, संदीप अग्रवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। हम लोग पिछले 3 बार से राशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जो जरूरतमंद है, जैसे रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, जो फुटपाथ पर दुकानें लगाते हैं या बुनकर वगैरह है, उन लोग को हम लोग दे रहे हैं। हम लोग का, हमारी संस्था का मेन मोटो ये है कि ज़रूरतमंद पर सामान पहुँचे और वो सामान उन लोग के यूज में हो। जैसे देने चले तो बहुत लोग लेने आ जाएंगे, लेकिन हमारा मोटो है कि ज़रूरतमंद को दिया जाए। और ये कार्यक्रम उन लोग का भी और चलेगा। जब तक हम लोग संस्था से डोनेशन मिलता रहेगा तब तक हम लोग देते रहेंगे। ये हो सकता है हम लोग 3 दिन चले, 4 दिन चले या 10 दिन चले, और हम लोग ज़रूरतमंद को देता रहेंगे। रामनगर पुलिस ने दुष्कर्म आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रामनगर निवासी एक दुष्कर्म का आरोपी पुलिस को चकमा देकर बीते कई दिनों से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर रामनगर थाने के इंस्पेक्टर वेद प्रकाश राय के नेतृत्व में उप निरीक्षक विजय कुमार यादव ने उसे पंचवटी तिराहे से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि रामनगर की एक युवती से दुष्कर्म के जुर्म में ये वांछित था। पुलिस को इसकी कई दिनों से तलाश थी। जिलाधिकारी के आदेश के बाद शहर की दुकानें 4 बजे तक खोली गयीं। अगर बात की जाए तो कोरोना काल में जो जिलाधिकारी की तरफ से जो आदेश आए 4 बजे तक खुलने की दुकानें, मतलब जो जरूरतों की दुकान है वो खोली जाएंगी। उस समय आपको बता दें कि वाराणसी के सड़क मार्केट से करें, जो एशिया की बड़ी मार्केट कहा जाती है, कही गई है। और यहाँ की मार्केट जो है बहुत दूर दराज से जाती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो गाइडलाइन की 4 बजे तक की, 4 बजने से पहले ही आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी कैमरे से दिखाएंगे आपको कि दुकानों का शटर गिनना शुरू हो चुका है। मतलब कि हमारे जिलाधिकारी के आदेश का पालन करते जनता दिखाई दे रही है, जो कि 4 नहीं बजा है, मगर 4 बजे से पहले दुकानों का शटर बंद होना शुरू हो चुका है और अपने घरों के लिए दुकानदार रवाना हो चुके हैं। और वहीं आपको हम ये भी दिखाएंगे कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जरूरत की सामानें खरीद रहे हैं, किस तरीके से बाहर निकल रहे हैं, कितना अपने आप को सुरक्षित करके निकल रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। तो चलते चलते पर एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री काशी विश्वनाथ धाम में तड़के 2 मंजिला भवन गिरने से 2 मजदूरों की हुई मौत, वहीं 7 मजदूर हुए घायल। फूलपुर थाना अंतर्गत बाइक सवार बदमाशों ने ग्राम प्रधान के भाई को मारी गोली। अचानक हुई बरसात से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से मिली राहत, वहीं दूसरी ओर शहर के कई स्थानों पर पेड़ गिरने सहित अन्य घटनाओं से लोग हुए परेशान। और काशी पत्रकार संघ द्वारा पत्रकारों व उनके परिजनों हेतु पराड़कर भवन में लगाया गया कोविड टीकाकरण शिविर। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।